इसका है। तो फूड पॉइजनिंग क्या होती है? तो फूड पॉइज इंडाइजेशन फूड की वजह से हो जाना मतलब। हाँ, एक्यूट जीआईटी इन्फेक्शंस होते हैं। ठीक। एक्यूट जीआईटी इन्फेक्शन होते हैं फूड पॉइजनिंग की, जो अगर हम कहें कि एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अब जीआईटी के जो इन्फेक्शंस होते हैं, इसमें जो ये एक्यूट फॉर्म, स्पेशली इसकी जो कैरेक्टराइज की गई विद डायरिया, साथ में डायरिया हो, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो, वोमिटिंग हो, नाजिया हो, ये सब इसके फीचर्स बताए गए फूड पॉइजनिंग के इन जनरल। अब फूड पॉइजनिंग अगर हो रही है, इसको कैसे पता चलेगा भाई? बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी डायरिया हो रही है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं। तो फूड पॉइजनिंग बेसिकली जो होती है ना, क्लस्टर्स में होती है, एक दो लोगों को नहीं होगी। अब मान लीजिए किसी फैमिली ने ओवरनाइट फूड रखा हुआ था, वो ढका नहीं था, उसमें इन्फेक्शन हो गया, उन्होंने उसको कंज्यूम किया। अब जब फैमिली के तमाम मेंबर्स, जाहिर सी बात है सबको होगा, और सबको सेम क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे, सबके में सेम क्लिनिकल फीचर्स और सेम टाइम पे सब विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड सबको डिजीज डेवलप होनी है। तो सेम टाइम पे सब लोग रिपोर्ट करेंगे, या कहीं पे कोई बहुत बड़ा फंक्शन था, वहाँ पे लोगों ने कंज्यूम किया, तो एक ही बार में ढेर सारे इन्फेक्शन आएंगे और सबके क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं। ये फूड पॉइजनिंग की इस तरीके से पहचान की जाती है। अब फूड पॉइजनिंग को जो डिवाइड किया गया, उसको दो तरीके से डिवाइड किया गया, एक बैक्टीरियल, एक नॉन बैक्टीरियल। बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग और नॉन बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में मल्टीपल स्पेसीज हैं बैक्टीरिया की, उनसे हो गई। नॉन बैक्टीरियल में ना स्पेशली जो है केमिकल से होती है। अब केमिकल्स का कैसे होगी? केमिकल से लाइक लोग जैसे फार्मिंग करते हैं वेजिटेबल्स, अगर वो वेजिटेबल की फार्मिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं भाई। कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फार्मिंग में। तो ये सब चीज़ें जब हमने सब्जी खरीदी, मान लीजिए लेके आए, उसको सही से वॉश नहीं किया गया और ऐसे ही उसको कंज्यूम कर लिया गया। खासतौर से कुछ लोगों की आदत होती है कच्ची सब्जियां खाने की, और पता चला कि उसमें ऑलरेडी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड था, उन्होंने कंज्यूम कर लिया। तो ऐसे में भी उनको सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, और वो जो फूड पॉइजनिंग होगी वो ड्यू टू केमिकल्स, उनको केमिकल फूड पॉइजनिंग कहा जाए। बैक्टीरियल में मल्टीपल स्पेसीज है, लाइक स्टेफाइलोकोकल है, साल्मोनेला है, बोटुलिनम है, क्लस्ट्रीडियम परफेरेंजेस है। तो इन सब से होती है, सब में थोड़े थोड़े, बस थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है, अदरवाइज सबके जो सिम्टम्स है, फीचर्स है, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। बस पॉजिटिव एजेंट्स का फर्क होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का फर्क होता है। जो पहली डिजीज है वो साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग। ये एक्यूट जीआईटी का इन्फेक्शन है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तीन तीन इसके एजेंट्स हैं, लेकिन जो बेसिक है, जो मोस्ट कॉमन है, वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है। जो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का, इसमें जो है प्राइमरीली अगर बात की जाए तो ये एनिमल्स की डिजीज है, उनको इन्फेक्शन होता है। अब अगर एनिमल को इन्फेक्शन है तो ह्यूमंस में कैसे आएगा? ये चीज़ है। अब मान लीजिए किसी एनिमल को, खास तौर से कैटल्स की बात की जाती है, शीप है, गोट है, या बफेलोज, काउज। अब इनका या तो हम इनके मीट प्रोडक्ट्स यूज करें, या जो कैटल्स का मिल्क, हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको हम कहते हैं, इनके थ्रू ये इंसानों में फिर ये फैलती है, ये डिजीज। प्राइमरली जो है ये एनिमल्स की डिजीज है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो वही सडन ऑनसेट फीवर होगा विद चिल्स, नाजिया एंड वोमिटिंग एंड प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया। प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, वाटरी डायरिया इसमें यहाँ पे ये चीज़ है, इसमें वाटरी डायरिया होती है, और ये इसमें मोर्टेलिटी भी कॉमन है, 1% केसेस कैन डाई, उनकी डेथ हो सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का बताया गया 12 to 24 आवर्स। ज़्यादातर जो फूड पॉइजनिंग के केसेस होते हैं वो बहुत जल्दी होते हैं, शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड उनका होता है, इसका 12 to 24 आवर्स है। डायरेक्ट ये नहीं फैलती, बल्कि थ्रू एनिमल्स। एनिमल से कैसे? हमने एनिमल के प्रोडक्ट यूज़ किए, मीट प्रोडक्ट्स यूज़ किए, डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ किए, उनके ज़रिए फिर वो इंसानों में फैलती है। एजेंट क्या था? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। क्लिनिकल फीचर्स, सडन ऑनसेट का फीवर होगा विद चिल्स,
प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया, नाजिया एंड वोमिटिंग भी इसमें पाई जाती है साल्मोनेला फूड पॉइजनिंग की। तो इसलिए अगर इनके जैसे आप डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या मीट प्रोडक्ट, अगर इनको कायदे से प्रोसेस किया जाए, रॉ फार्म में ना यूज़ करके अगर इनको वेल कुक्ड यूज़ किया जाए, तो बहुत रेयरली ये डिजीज़ फैलती है साल्मोनेला की। अच्छा, इसमें जो इसका वो ट्रीटमेंट जो करते हैं, अगर फूड पॉइजनिंग है तो ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक। और प्रिवेंशन कैसे करेंगे? प्रिवेंशन वही है कि अगर हम दूध का इस्तेमाल कर मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको पहले कायदे से उबाल लिया जाए। यानी अब तो मिल्क जो आ रहे हैं बाहर से पैक के भी आ रहे हैं, तो वो पास्चराइज्ड होके आ रहे हैं, ऑलरेडी वो बॉइल्ड होके आते हैं। मीट प्रोडक्ट्स हैं, उनको अच्छे से वॉश किया जाए और कायदे से उनको कुक किया जाए, पकाया जाए, तो ऐसे में इसके चांसेस कम हो जाते हैं। बस छोटी छोटी देखिए चीज़ें हैं इसमें। फूड पॉइजनिंग साल्मोनेला की थी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से होती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 12 to 24 आवर्स है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। बस इतनी ही चीज़ें इसमें याद रखनी है। सेकंड जो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग किससे होगी? इंट्रोटॉक्सिन्स बनते हैं। जैसे देखिए किसी भी बैक्टीरिया के, ज़्यादातर जो टॉक्सिन्स वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनमें दो तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं, इंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स। और ये जो एंटेरोटॉक्सिन्स है, यही इंडोटॉक्सिन्स होते हैं, स्टेफाइलोकोकस आरियस के। कैसे फैलाते हैं ये? मान लीजिए ये अगर किसी फूड, सबसे ज़्यादा देखिए मोस्ट कॉमन अगर बैक्टीरियल उसका बात करें, तो ये स्टेफाइलोकोकल की जो स्पेसीज हैं वही होती हैं। कोई फूड है, ओपन रखा हुआ है, अब वो ब्रेड भी हो सकता है, रोटी भी है, या कोई आपने कुछ भी कोई भी खाना है, अगर वो ओपन है, हमने उसको पका के छोड़ दिया, तो उस पर क्या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, तो ये क्या करते हैं, ये फौरन जहाँ पे भी ये ग्रो करेंगे उसी वक्त ये अपने टॉक्सिन्स भी रिलीज करते रहते हैं। फौरन अपने टॉक्सिन्स क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं। उसी को कहा जाता है इंट्राडायरेटिक टॉक्सिन्स। मैकेनिज्म की बात करें तो ये जिस भी सरफेस पे रहेंगे वहां पे अपना टॉक्सिन्स रिलीज करते रहेंगे, तो इसलिए इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी बहुत शॉर्ट होता है, 1 to 6 आवर्स का होता है। जिस पे भी ये ग्रो कर रहे होंगे वहां पे ये अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर देंगे, और जब ये टॉक्सिन्स जाते हैं बॉडी में, तो फिर साइन एंड सिम्टम्स डेवलप करेंगे। सिम्टम्स क्या होते हैं? वही वाटरी डायरिया होगी, सडन ऑनसेट वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया। फीवर। और सीवियर केसेस में एक चीज़ याद रखिए, सीवियर केसेस में ब्लड एंड म्यूकस भी आ सकता है स्टूल में। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें, फीवर की बात अभी आपने की थी ना, इस स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग में रेयरली किसी को फीवर होता है, रेयरली मतलब फीवर एब्सेंट रहता है आमतौर से। सडन ऑनसेट वोमिटिंग होती है इसमें, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और सीवियर केसेस में ब्लड एंड म्यूकस भी आ सकता है स्टूल में। डायरिया तो सब में कॉमन है, ठीक है। फीवर रेयरली किसी को होता है इसमें। हाँ, फीवर आमतौर से एब्सेंट होता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग में। टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हीट को रेजिस्ट करते हैं, मतलब हीट स्टेबल होते हैं। अगर उनको बॉयल भी कर लिया जाए 30 मिनट्स तक या उससे ज़्यादा तक, तब भी ये डीनेचर नहीं होते, किल नहीं होते ये टॉक्सिन्स। इसलिए इनको कहा जाता है कि जो पास्चराइजेशन वाला पूरा तरीका है ना, एटलीस्ट मोर देन 63 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए। इस तरीके से उसमें किया जाता है। आमतौर से अगर 30 मिनट की बॉयलिंग की भी गई तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 to 6 आवर्स का होता है। मैकेनिज्म ऑफ फूड पॉइजनिंग क्या है? वही इंट्राडाइटिक टॉक्सिन्स, यानी जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वहाँ पे ये अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करता रहेगा। तो ऑलरेडी टॉक्सिन्स रिलीज है, बॉडी के अंदर गया तो टॉक्सिन रिलीज करने की ज़रूरत नहीं, पहले से ही टॉक्सिन जा रहा है। तो इसलिए इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा होता है, फौरन ये अपना असर शुरू कर देते हैं। और इसमें फीवर रेयरली होता है, या ना के बराबर फीवर किसी को नहीं होता। और ये लीथल भी नहीं है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग। कॉम्प्लिकेशन में क्या होगा इसके? अगर डायरिया हो रही है किसी को,
डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन सिंपल सी बात है। इसका जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो डिहाइड्रेशन है। ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है, मतलब ओरल फ्लूइड्स देना है या फिर एंटीबायोटिक्स में कोई भी सुटेबल एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा सकता है इसमें। अब आइए बॉटुलिज्म फूड पॉइजनिंग। ये मोस्ट लीथल है लेकिन रेयर है। मोस्ट सीरियस बट रेयर, जल्दी ये होती नहीं है। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम टाइप ए बी एंड ई, ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका थोड़ा सा लॉन्ग है, 12 to 36 आवर्स। और किससे होती है? टॉक्सिन से होती है। इंट्राडायटिक टॉक्सिन्स इसके भी हैं, इनके टॉक्सिन से होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कोई ये पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट लीथल टॉक्सिन, सबसे खतरनाक टॉक्सिन किसका होता है, तो वो इसी बोटुलिनम का होता है। मोस्ट लीथल टॉक्सिन बोटुलिनम टॉक्सिन्स होता है। सेकंड मोस्ट लीथल कौन सा होगा? सर टेटनस। टेटेनस का, यस। टेटेनस टॉक्सिन्स होता है सेकंड मोस्ट लीथल होता है। बोटुलिनम टॉक्सिन जो होता है मोस्ट लीथल टॉक्सिन्स होता है। इसके जो जीआईटी सिम्टम्स होते हैं वो ना के बराबर होते हैं, रेयर होते हैं, यानी स्लाइट जीआईटी सिम्टम्स आर स्लाइट। क्यों? क्योंकि जो ये टॉक्सिन्स है ये एक्ट करता है कहाँ पे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, तो ज़्यादातर फीचर्स जो होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में क्वाड्रिप्लेजिया भी डेवलप हो जाता है। इसमें 3Ds याद रखिएगा, इसके जब भी सिम्टम्स की बात आती है यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो यही पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फूड पॉइजनिंग है जिसमें जीआईटी के सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। वो तो हो गया बोटुलिनम। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि सिम्टम्स दे दिए जाए कि ये वाले सिम्टम्स कौन सी फूड पॉइजनिंग में पाए जाते हैं, तो 3Ds याद रखिएगा, 3Ds। अब वो 3Ds कौन कौन से हैं? डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, डबल विजन एंड डिसआर्थरिया। हाँ, ये तीन बड़े इसके स्पेसिफिक फीचर्स हैं। जीआईटी सिम्टम्स नहीं होते बल्कि ये सीएनएस से रिलेटेड इसमें ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में क्वाड्रिप्लेजिया भी हो सकती है। 3Ds इसके, यही इसके मेन सिम्टम्स हैं, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया एंड डिसआर्थरिया। अब इसका अगर प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, बोटुलिनम के एंटीटॉक्सिन्स यूज होते हैं। 50,000 to 1 लाख यूनिट्स देते हैं वन टाइम। और ट्रीटमेंट की जब बात करें इसकी, तो गाइनिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ग्वेनिडीन हाइड्रोक्लोराइड इससे ट्रीट करते हैं। प्रोफाइलैक्टिक मीजर में एंटीटॉक्सिन्स यूज किया जाता है, वो 50,000 to 1 लाख यूनिट्स का है। इसके जो मेन इसमें जो फीचर, दो चीज़ यही थी। एक तो ये कि ये मोस्ट लीथल टॉक्सिन है, दूसरी चीज़ इसमें जीआईटी से फूड पॉइजनिंग तो हो रही है लेकिन जीआईटी के सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। डिस्फेजिया, डिप्लोपिया और डिसार्थरिया, ये याद रखिए इसको 3Ds के नाम से। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9Ds भी कहीं यूज होता है किसी उसमें पॉइजनिंग में। 9Ds बेसिकली अभी जब हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी उसमें धतूरा पॉइजनिंग में, डी से पूरा। धतूरा। हाँ, धतूरा पॉइजनिंग में 9Ds पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी सिर्फ यही पूछ दे कि 9Ds किस में पाए जाते हैं या 3Ds किसका सिम्टम्स है, तो ये भी याद होना चाहिए। 9Ds जो है वो धतूरा पॉइजनिंग में होता है। अब ये क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेस फूड पॉइजनिंग, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं सेम एज इट फूड पॉइजनिंग में, ज़्यादातर में क्लिनिकल फीचर जो स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग है वही इसके भी हैं, क्लास्ट्रीडियम के भी हैं। क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेस जिसको क्लास्ट्रीडियम वेल्चाई के नाम से भी जाना जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना है? 6 to 24 आवर्स है। इसमें डेथ नहीं होती, रैपिड रिकवरी हो जाती है। अब इसमें जो क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, कहीं और भी इसका नाम सुना है क्लास्ट्रीडियम वेल्चाई का?
पुट्रीफैक्शन तो लास्ट ईयर वालों ने पढ़ रखा होगा। इसी फॉरेंसिक मेडिसिन में पुट्रीफैक्शन जब होता है यानी बॉडी डिकम्पोज हो रही है, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो वही क्लास्ट्रीडियल यही पाए जाते हैं, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। और ये निकालते हैं लिसाइथिनेज नाम का टॉक्सिन। हाँ, लिसाइथिनेज जो क्या करता है पुट्रीफैक्शन को और हेल्प करता है, जल्दी से बॉडी को डिकम्पोज कराता है, क्लास्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 6 to 24 और क्लिनिकल फीचर्स एब्डोमिनल क्रैम्प्स, डायरिया, वोमिटिंग, यही सब इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। और ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टोमेटिक है। अब प्रिवेंशन की जब भी बात आती है, देखिए जब फूड पॉइजनिंग है तो प्रिवेंशन में क्या करना है हमको, खाने को ढक के रखना है। अगर सब्जी का इस्तेमाल करें तो उसको अच्छे से पहले धुल लिया जाए, कायदे से उसको वेल कुक किया जाए, हाफ कुक ना हो। और मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो भी अच्छे से प्रोसेस्ड होना चाहिए। ये सबके ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। अब एक और बैसिलस सीरियस फूड पॉइजनिंग, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है बैसिलस सीरियस, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 6 आवर्स एंड 12 to 24 आवर्स, दो इंक्यूबेशन पीरियड इसके दिए गए। एमेटिक फार्म में जो होता है अपर जीआई सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, अपर जीआई सिम्टम्स। अब अपर जीआई सिम्टम्स क्या क्या होंगे, नाजिया वोमिटिंग इसमें ज़्यादा होगी और एब्डामिनल पेन होगा। और जो डायरियल फॉर्म है, डायरियल लिखा हुआ है यानी लोअर जीआई के सिम्टम्स इसमें ज़्यादा होंगे, इसमें डायरिया जो है मोस्ट प्रोमिनेंट होगा। जो डायरियल फॉर्म है उसमें डायरिया जो है प्रोमिनेंट क्लिनिकल फीचर्स। अपर जीआई में वोमिटिंग, एमेटिक फार्म जो है उसमें वोमिटिंग जो है मेन फीचर्स हो जाएगी क्लिनिकल फीचर्स में। इसके बाद अब बस ये यहाँ पे देखिए फूड पॉइजनिंग में बस इतना ही था, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। अब आती है रिकेट्सियल डिजीज। रिकेट्सियल ये माइक्रो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हाँ, रिकेट्सिया में अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग डिजीज काज करते हैं। और मेनली ये जो ट्रांसमिट होती है टू मैन बाय आर्थ्रोपोड वेक्टर। अब आर्थ्रोपोड के बारे में आपको पता है ना क्या होता है? सर जिसकी सेगमेंटेड बॉडीज हाँ, होती हैं। सेगमेंटेड बॉडीज और अपेंडेजेस जिनमें होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हाउस फ्लाई है, माइट्स हैं, या आपके मॉस्किटोज हैं, ये सब क्या हैं, लाइस या लाउस जिनका कहते हैं, वो सब आर्थ्रोपोड में आते हैं। अब ये जो रिकेट्सियल है ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, स्मॉल बैक्टीरिया है जो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट का मतलब ये होता है कि या जिनका मल्टीप्लिकेशन विद इन द सेल होता है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल में ही ये मल्टीप्लाई करेंगे, आउटसाइड द सेल इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, या ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आउटसाइड द सेल। इनके सर्वाइवल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए सेल का होना ज़रूरी है, इसलिए इनको कहा जाता है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। ये रिकेट्सिया इसके मल्टीपल वो हैं, स्पेसीज हैं। इन सब के क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं यहाँ भी, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजीजेज है, बस सबके वेक्टर और पॉजिटिव एजेंट अलग हैं। क्लिनिकल फीचर्स की अगर आप बात करें इनके, तो यहाँ भी फीवर कॉमन है, सब में होगा, हेडेक, मैलेज। इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो स्किन रैशेज, या इसी को आप स्किन लीजन्स भी कह लीजिए, ज़्यादातर में पाए जाते हैं। सिर्फ एक डिजीज़ जो एक इसमें है, वही क्वेश्चन भी बनता है, ओनली रिकेट्सियल डिजीज विदाउट स्किन लीजन, जिनमें स्किन रैश या स्किन लीजन नहीं पाया जाता है, वो एक डिजीज़ है। अभी आगे देखते हैं। हिपैटोस्प्लेनोमेगेली भी इसमें पाई जाती है। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब में पाए जाते हैं। एक चीज़ और, इनके ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन सब के जो ये पूरा रिकेट्सियल ग्रुप है डिजीज़ का, इनका जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो टेट्रासाइक्लिन है। अब कल के क्वेश्चन में एक जगह टेट्रासाइक्लिन आया होगा। टेट्रासाइक्लिन कल किसी क्वेश्चन में था ना?
मलेरिया के उसमें था सर, प्रोफाइलेक्सिस। कीमोप्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया में जी टेट्रासाइक्लिन का यूज किया जाता है। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, रिकेट्सियल डिजीज की, टेट्रासाइक्लिन। मोस्ट ऑफ द जो रिकेट्सियल डिजीज है सबकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो टेट्रासाइक्लिन है। स्किन रैशेज सब में कॉमन है, सब में स्किन रैश थोड़े बहुत जरूर पाए जाते, जिनको स्किन लीजन्स भी कहते हैं। हिपेटोस्प्लेनोमेगाली है, फीवर, हेडेक, मैलेज, ये क्या है, ये जनरल सिम्टम्स है जो सब जितनी भी डिजीजेज अभी आगे आएंगी सब में आएंगी। अब इसमें टाइफस ग्रुप है, अदर्स ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है। पहला जो है वो एपिडेमिक टाइफस। पास्ट में अगर पहले की बात की जाए 1978 से पहले रिकेट्सियल डिजीज एपिडेमिक होती थी ज़्यादातर कंट्रीज़ में, ये एपिडेमिक टाइफस, लेकिन अब नहीं होती। अब सिर्फ 2-3 कंट्रीज़ हैं, लाइक अगर अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पे इथोपिया है और एक दो कंट्रीज़ हैं, हाँ रवांडा, इथोपिया। और साउथ अमेरिका में चिली है, नॉर्वे है, इन जगहों पे अभी भी टाइफस के केसेस पाए जाते हैं। पहले क्या होता था, जो मिलिट्री ट्रूप्स होती थी, मिलिट्री ट्रूप्स हैं या रिफ्यूजीज जो कैंप में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा एक ही जगह पे क्या हुआ, सेचुरेशन बहुत ज़्यादा था। और लाइस, लाइस तो जानते हैं ना। जू। हाँ जू। तो ये क्या, अब तो खैर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और अच्छे अच्छे शैम्पू भी आ गए हैं, तो इनकी वजह से क्या है कि अब नहीं होता है, इफेक्टिव डिजीज का ट्रीटमेंट है, अब नहीं होता। पहले बहुत कॉमन था। तो जब एक ही जगह पे सेचुरेशन बहुत ज़्यादा था लोगों का, तो एक जगह से दूसरी जगह ये आसानी से ट्रैवल कर, एक से दूसरे को फैलाने में बड़ी आसानी होती थी। इसको लाउस बॉर्न टाइफस भी कहते हैं इसीलिए। लाउस बॉर्न टाइफस या एपिडेमिक टाइफस। अब एक टर्म ये है, रिकर्डेसेंट फॉर्म ऑफ एपिडेमिक टाइफस, ब्रिल जिंसर्स डिजीज, ये एक अलग डिजीज हो गई। जैसे हमने पढ़ा था ना चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स में पढ़ा था जो उसका वेरिसोला, वेरिसेला जोस्टर वायरस था। एक बार उसने चिकन पॉक्स काज कर दिया, फिर वो डॉर्मेंट फेज में चला जाता है, और फिर आफ्टर डिकेड्स 20-30 साल के बाद जब वो दोबारा से एक्टिव होता है तो वो शिंगल्स काज करता है। इसी तरीके से ये जो टाइफस है, एपिडेमिक टाइफस, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, ये ना कुछ दिनों तक ऐसे ही डॉर्मेंट फेज में यहाँ भी पड़ा रहता है मैन के अंदर, और जब ये दोबारा से एक्टिव होता है तो फिर वो ये डिजीज काज करता है, ब्रिल जिंसर डिजीज। ये पूरी अलग एंटिटी है। पास्ट में ये इसके एपिडेमिक्स बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब नहीं होते हैं। वेक्टर क्या है इसका, अभी हमने बात की, इसको लाउस बॉर्न टाइफस कहते हैं। तो वेक्टर जो होगा ये लाउस, इसका वेक्टर है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, लाउस बाइट से नहीं होता, वेक्टर जरूर है लेकिन लाउस बाइट से नहीं होता, बल्कि जो इन्फेक्टेड लाइस होते हैं, हाँ इन्फेक्टेड लाइस होते हैं, उनके फीसेस भी क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं। अब अगर कहीं पे स्क्रैच कर रहा है कोई, या कहीं पे स्किन एब्रेजन है, वहां पे अगर इसके फीसेस का इनोकुलेशन हो गया तो उससे डिजीज हो जाएगी। या जो लाउस था बॉडी पे चल रहा था, हमने उसको क्रश कर दिया, और बॉडी पे क्या हुआ, क्रश करने के बाद स्क्रैचिंग की, या वही कहीं एब्रेजन, चोट, कहीं पे जख्म था, तो वो उसके जरिए क्या हो गया, बॉडी के अंदर चला गया। या इनहेल, इनहेल कर लीजिए इनके फीसेज या डस्ट को, तो उससे भी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, लेकिन बाइट से नहीं होता है ये। तो एपिडेमिक टाइफस, लाउस बॉर्न टाइफस, कॉजेटिव एजेंट क्या है, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, वेक्टर लाउस, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था, स्क्रैचिंग या इनोकुलेशन, या क्रश कर दिया या इनहेल कर दिया इसकी इन्फेक्टेड फीसेज या डस्ट को। बाई लाउस बाइट ये नहीं होता है। अब इसकी क्लिनिकल पिक्चर्स की बात हमने की थी, प्रोलॉन्ग फेब्राइल इलनेस, वही फीवर, हेडेक, मैलेज, स्किन रैश, हिपेटोमेगैली। अब जो रैशेज होते हैं वो दो चार भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी, टेट्रासाइक्लिन। और ये जो लाउस बॉर्न टाइफस है, ये अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, ये क्या है, अंडर सर्विलांस में। अगर कहीं पे भी इसके केसेस आएंगे तो WHO को फौरन इन्फॉर्म करना जरूरी है एपिडेमिक टाइफस की। दूसरा आता है एंडेमिक टाइफस, जिसको फ्लीबॉर्न या म्यूरिन टाइफस भी कहते हैं। म्यूरिन या फ्लीबॉर्न टाइफस भी इसको कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, रिकेट्सिया टाइफाई, जिसको रिकेट्सिया मुसेरी भी कहते हैं, मुसेरी,
हाँ, रिजर्वायर, इस इन्फेक्शन का रिजर्वायर क्या है? रैट्स है। अब कल एक क्वेश्चन था प्लेग का, प्लेग में डोमेस्टिक रैट, रैटस पे बहुत सारे लोगों ने सही किया, जबकि मैंने बताया था कि ये कभी माना जाता था कि डोमेस्टिक रैट इसका रिजर्वायर है, लेकिन अब वाइल्ड रोडेंट्स थे प्लेग का रिजर्वायर। यहाँ पे ये डोमेस्टिक रैट्स हैं जो रिजर्वायर है एंडेमिक टाइफस का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? रैट फ्ली से। अब यहाँ भी बाइट से नहीं होता। रैट फ्ली क्या है? ये इंसेक्ट लाइक होते हैं ये, और लेकिन ये उड़ते भी नहीं है। ये वाल सर्विसेज, जिसको क्रैक्स कहते हैं, दीवारों में या कहीं ये हॉप करते हैं, तो ये ऐसी जगहों पे पड़े रहते हैं। अब इन्होंने, अगर मान लीजिए ये इन्फेक्टेड थे, इनके बाइट से नहीं फैलेगा, बल्कि इनके भी वही फीसेस इनाकुलेशन या इनहेल कर रहे हैं इसके ड्राइड इन्फेक्टिव फीसेस को, तो उससे ये फैलता है। अब जो ये रेड फ्ली है क्या है? जिनोफिला चियाप्सिस। अब यही अगर बात करें तो जो ये वेक्टर किस में था? प्लेग में भी तो यही वेक्टर था, और क्वेश्चन में एक जगह चियाप्सिस इंडेक्स भी था, तो वो चेक करते हैं, वो प्लेग की बात थी। लेकिन ये जिनोफिला चियाप्सिस जो रेड फ्ली, यहाँ भी वेक्टर है एंडेमिक टाइफस का, और प्लेग में भी वेक्टर था। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना था? 1 to 2 वीक्स का। अब एक रिएक्शन है व्हील फेलिक्स रिएक्शन, ज्यादातर रिकेट्सियल डिजीज में ये पॉजिटिव रहता है। व्हील फेलिक्स रिएक्शन डायग्नोस्टिक है एक तरीके से, ये ज्यादातर रिकेट्सियल डिजीज में ये पॉजिटिव आता है। ड्रग ऑफ चॉइस सबकी क्या है? टेट्रासाइक्लिन है। थर्ड है स्क्रब टाइफस। अगर ये बात की जाए कि सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड, सबसे ज़्यादा जो फैली, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अगर बात की जाए, तो वो यही स्क्रब टाइफस है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या? रिकेट्सिया, सुसुगा, मुशी। देखिए टी दोनों जगह साइलेंट रहेगा। सुसुगा मुशी, रिकेट्सिया सुसुगा मुशी इसका जो है कॉजेटिव एजेंट है। वेक्टर क्या? ट्रम्बिक्यूलिड माइट। माइट क्या होते हैं? इंसेक्ट लाइक ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, इंसेक्ट लाइक इनके बारे में कहा जाता है, उसी से ये मिलते जुलते होते हैं। एक तरीके से ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ट्रम्बिक्यूलिड माइट एक इसकी खास वो है, यही जो है इसका वेक्टर्स होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा? ये बाइट करते हैं, बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 to 12 डेज है। इसमें ज़्यादातर जो रिकेट्सियल डिजीज होती हैं, इनके क्लिनिकल फीचर्स सब सेम सेम होते हैं। किसी में अगर दो चार के क्लिनिकल फीचर्स याद है, तो ऑलमोस्ट सब में आइडेंटिकल ही क्लिनिकल फीचर, क्योंकि ये ग्रुप है पूरा डिजीज का, सब में वही, तो बस पॉजिटिव एजेंट अलग है, वेक्टर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे इसका वेक्टर जो था वो ट्रम्बिक्यूलिड माइट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या था? बाई बाइट ऑफ इन्फेक्टेड लार्वल माइट। अब इसका जो टिपिकल क्लिनिकल फीचर सब तो थे। अब स्किन लीजन की अगर बात करें, तो एक जो है इसका एस्चार फॉर्मेशन इसमें होता है। अब एस्चार फॉर्मेशन क्या है? पंच्ड आउट अल्सर होते हैं, जो एक बीच में सेंटर पे ब्लैक स्कार होता है, जो इस बात को इशारा करता है कि यहीं पे जो माइट ने बाइट किया था। स्टार जो है पंच्ड आउट अल्सर होते हैं, जहाँ पे एक ब्लैक स्कार होता है, जो इस बात को बताता है कि यहीं पे माइट ने बाइट किया था, काटा था। इसमें भी वेल फिलिक्स रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव रहता है। वेल फिलिक्स रिएक्शन इसको याद कर लीजिएगा। वेल फिलिक्स रिएक्शन किस में पाया जाएगा? रिकेट्सियल डिजीज में, रिकेट्सियल डिजीज में इन जनरल पॉजिटिव आ रहा है। ट्रीटमेंट में क्या था? टेट्रासाइक्लिन सबकी ड्रग ऑफ चॉइस है। क्यू फीवर ये थोड़ा सा अलग टाइप का, रिकेट्सियल डिजीज में ये भी आता है, लेकिन वही बात की थी कि इसका कोई वेक्टर नहीं होता है। क्यू फीवर इज द ओनली रिकेट्सियल डिजीज विदाउट एनी वेक्टर। हाईली इन्फेक्शस है। इसका पॉजिटिव एजेंट देख लीजिए, कॉक्सिला बर्नेटाई। इसका कोई वेक्टर नहीं होता है, ओनली रिकेट्सियल डिजीज विदाउट एनी वेक्टर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हुआ? तो अब कोई वेक्टर है नहीं, तो इनहेलेशन मोस्ट कॉमन जो है, इनहेलेशन है ऑफ इन्फेक्टेड डस्ट। ये
जो कॉक्सिलिया बर्नेटाई का इन्फेक्शन है ये एनिमल्स में, कैटल्स में ज़्यादा कॉमन है। अब एक जगह अभी पढ़ रहा था तो वहाँ लिखा हुआ था कि गोट्स और शीप्स के प्लेसेंटा में ये पाए जाते हैं। इसका इन्फेक्शन वहाँ भी रहता है, गोट्स और शीप्स के प्लेसेंटा में। और जब ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ड्यूरिंग डिलीवरी, जब प्लेसेंटा निकलता है तो उस वक्त जो एरोसाल डेवलप होते हैं वो बहुत दिनों तक सराउंडिंग्स में रहते हैं, तो एरोसाल ट्रांसमिशन भी बहुत कॉमन है। इसके अलावा उन्हीं से, प्लेसेंटा से या उनके ब्लड से अगर डायरेक्ट कंटैक्ट हो जाए तब भी होगा, या फिर कंटामिनेटेड फूड लाइक मीट, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनसे भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। क्यू फीवर का वेक्टर नहीं है, इसमें कोई वेक्टर नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 3 वीक्स। अब इसका जो क्लिनिकल फीचर्स है, इसमें जो खास बात है वो है एब्सेंस ऑफ रैश या लोकल लीजन। यहाँ पे रैश नहीं पाया जाता, क्यू फीवर में रैश नहीं पाया जाता। और निमोनिया लाइक फीचर्स, क्योंकि इन्हें मोस्ट कॉमन जो होता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड डस्ट एंड एरोसॉल ट्रांसमिशन। और जब ये मोस्ट कॉमन है तो पिक्चर जो है वो निमोनिया लाइक आती है। अब निमोनिया लाइक पिक्चर्स की बात अगर करें तो ठीक है, फीवर एंड चिल्स तो है ही। हेडेक, निमोनिया लाइक पिक्चर्स में क्या होगा, कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, लोकलाइज चेस्ट पेन, कफ है, ये पूरा प्रोडक्शन है। यही निमोनिया लाइक पिक्चर्स होती हैं। और रैश या लोकल लीजन की बात करें तो वो एब्सेंट होता है फीवर में। और समटाइम्स कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया कि इनअपेरेंट इन्फेक्शन जिनका कोई साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फीचर डेवलप ही नहीं होता है। ट्रीटमेंट की बात करें अगर इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन इसकी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। अब प्रिवेंशन में अगर हम डेयरी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो पास्चराइजेशन, मिल्क का खास तौर से पास्चराइजेशन या बॉइलिंग करना है। और अगर मीट यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, वेल कुक्ड होना चाहिए, वो वेल कुक्ड होना चाहिए। और अगर डेयरी प्रोडक्ट है तो उनको पास्चराइजेशन या उनकी मिल्क है तो बॉइलिंग कर लेना ज़रूरी है। ये इसका प्रिवेंशन था। ड्रग ऑफ चॉइस इसकी अलग है, देखिए क्यू फीवर की। क्यू फीवर से ही एक आध क्वेश्चन कभी कभी बनता है। एक तो इसका कॉजेटिव एजेंट याद रखिएगा,